अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। हमने पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर देखना है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी अर्बन है, कितनी रूरल है, कितने मेल हैं, कितनी फ़ीमेल हैं, इसकी क्या डेंसिटी है। डेंसिटी कहते हैं कितनी पॉपुलेशन है। ये कैसे फाइंड करते हैं कि एक ख़ास जगह पे, एक स्पेसिफ़िक एरिया पे देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। अगर हमने पाकिस्तान की पॉपुलेशन की डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम टोटल जितना भी हमारी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से, तो वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी आएगी। तो साथ हमने ग्रोथ देखना है, यानी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम एक दो टाइम पीरियड्स को कंपेयर करके फाइंड करते हैं कि ग्रोथ पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव में। जैसे कि 107 पेज पर आपको पॉपुलेशन इंडिकेटर्स का टेबल गिवन है। इसको अगर आप गौर करेंगे तो 2017 में हमारी पॉपुलेशन 207.68 थी मिलियंस में, और 2023 के अंदर ये 241.49 हो गई है। मतलब कि पहले 207 थी तो ये 241 हुई, इंक्रीज़ हो गई है। सेकंड रो में देखें तो सेकंड में रूरल पॉपुलेशन यानी देहात में जो लोग थे 2017 में 64% थे, अगर तो 2023 में ये 61.18 हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है ये ग्रोथ नेगेटिव में है। देहात की तरफ से लोगों का शहरों की तरफ आ जाना या जो ट्रांसह्यूमेंट्स थे उनका किसी पर्पस की वजह से शहर में आ जाना, नोमैडिक लोगों का एक ख़ास जगह पे इकट्ठे हो जाना, तो ये सारे लोग पॉपुलेशन में इंक्रीज़ करते हैं। एक होती है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ का मतलब ये है कि वो लोग जो एक ख़ास जगह पे ऑलरेडी रह रहे थे, अगर वो वहाँ पे 15-20 फैमिलीज़ थी और वहाँ पे 10-12 बच्चों का इजाफ़ा हुआ तो वो एक्चुअल या नेचुरल ग्रोथ है। लेकिन जब दूसरे लोग इसमें मूव करके आएंगे, चाहे माइग्रेशन करके लोग आ रहे हैं या दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं या उस ख़ास जगह से लोग दूसरे ममालिक में जा रहे हैं माइग्रेट होकर, तो वो भी ये सब चीज़ें पॉपुलेशन ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे शहरों की तरफ गांव से जो लोग आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि गांव के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव वे में जा रही है। ऐसे ही अगर हम मेल और फीमेल की परसेंटेज देखी जाए तो मेल परसेंटेज 51.2% थी टोटल पॉपुलेशन का, और वो 2023 में ये 50.4 हो गई है, मतलब ये भी कम हुई है। फ़ीमेल पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 2017 में 48.8 थी, जो कि 1% बढ़ गई है, 49.6 हो गई है। और डेंसिटी पहले 2017 में 260 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर थे, जो कि इंक्रीज़ हुई है 302.08, यानी 302 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जगह कम है और लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 2.4 था 2017 में, और अभी जो रेट है 2.5 है। इसको हाईलाइट कीजिए और अच्छी तरह याद कीजिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी शख्स की एज मैक्सिमम कितनी होगी। एवरेज एज अगर देखी जाए तो वो पहले थी 66.8, जो कि 1% इंक्रीज़ हुई है, 67.79 हो चुकी है, यानी ये बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि लोगों को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन्हें सफाई का, हेल्थ के केयर का ज़्यादा अवेयरनेस है, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। यानी एवरेज अगर निकाली जाए, कुछ लोग पहले जो मैक्सिमम एज होती थी हम ये देखते थे कि 66 ईयर है, लेकिन अब वो 1 ईयर इंक्रीज़ हो गई है। वो क्यों हुई है? इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो मैंने अभी डिस्कस किए। यहाँ से आपका एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है
कि कितने परसेंट ग्रोथ रेट है, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए 2.5%। एक एडिशनल क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के अंदर, तो वो है 5th। और तमाम कंट्रीज़ को मैंने हाईलाइट किया है, उन कंट्रीज़ के नाम भी पता होने चाहिए आपको। पहले नंबर पे है चाइना, फिर इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, और उसके बाद 5th नंबर पे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। आप साथ ही इस मैप को देखेंगे तो ये रिलीफ फ़ीचर्स हैं। रिलीफ फ़ीचर्स का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर कौन कौन सी जगह कैसी हैं जो कि वहाँ पे उस जगह को या उस कंट्री के अंदर उस इलाके को डेंस बनाएंगी, मतलब वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी। तो ये सबको पता है, जो जितना भी मैप के अंदर येलो इलाका है वो सारा डेजर्ट्स को करेगा, जो ग्रीन इलाका होगा वो वहाँ पे ग्रीनरी को, फील्ड्स वगैरह को या जंगलात को रिप्रेजेंट करेगा। फिर माउंटेनियस रीजन को एक अलग से हमने शो किया हुआ है। तो ये रिलीफ फीचर्स बताती हैं कि किसी कंट्री के अंदर कैसी पॉपुलेशन होगी। ज़ाहिर है डेजर्ट इलाकों में जितने भी डेजर्ट्स एरिया हैं वहाँ पे आबादी कम होगी, बिल्कुल स्कैटर्ड होगी। और जहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं जैसे कि पोटोहार प्लेट्यू है अगर, या जितने भी ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे आबादी बढ़ेगी। वह जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे वहाँ पे आबादी और ज़्यादा होगी। तो ये जो रिलीफ फ़ीचर्स हैं ये भी बताती हैं कि किसी कंट्री के अंदर आबादी कितनी होगी, डेंसिटी कहाँ पे होगी। इसी तरह दूसरे मैप में देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी को कलर से कंटोरिंग के ज़रिए इसको हाईलाइट किया गया है या डार्क किया गया है। जो डार्क एरियाज़ हैं वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं इस मैप के अंदर, और जहाँ पे लाइट कलर है वहाँ पे आबादी कम है। पाकिस्तान के सूबों में जो डेंसली पॉपुलेटेड सूबा है वो इसी मैप के अंदर देख के आप बताएं कौन सा है। इंडिया की साइड पे हमारे ईस्ट में कौन सा सूबा है, पंजाब है। तो यहाँ पे ये मैप ये शो कर रहा है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस कौन सा है, पंजाब। तो साथ ही देखें जहाँ ईरान लिखा हुआ है मैप के अंदर, यहाँ पे कुछ भी डार्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत लाइट कलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरफ आबादी बहुत ही कम है। तो सबसे कम आबादी वाला सूबा बलूचिस्तान और हाईएस्ट डेंसिटी वाला या हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सूबा हमारा पंजाब होगा। इसी तरह ये शहरों के इमेज मैंने शो किए हैं ताकि आपको याद रहे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, मतलब ज़्यादा जो लोग हैं वो इन शहरों में हैं। सबसे ऊपर कराची का है, फिर लाहौर का है, फिर फैसलाबाद है, इसी तरह रावलपिंडी है, बाकी शहरों के नाम आप देख लें, फिर गुजरांवाला, मुल्तान और हैदराबाद वगैरह हैं। ये इलाके क्यों डेंसली पॉपुलेटेड हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोगों को काम की फैसिलिटीज़ हैं, पानी अवेलेबल है, ग्रीन इलाके हैं सारे, इसलिए। फिर मैंने साथ ही एक एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया है, वो तो थे आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक जो हमने शुरू में देखे। ये उन ममालिक के पहले पाँच ममालिक के नाम आप देख लें, याद कर लें। ये हैं एरिया वाइज जो बड़े कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा एरिया वाइज रशिया, फिर कनाडा, चाइना, उसके बाद यूएसए और ब्राज़ील। बस 5 कंट्रीज़ के नाम काफ़ी हैं नॉलेज के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग 1 क्वेश्चन का आंसर 109 पेज पे जो पिरामिड शो किया गया है इसमें देखेंगे हम। तो ये जो पिरामिड है ये परसेंटेज को शो कर रहा है। परसेंटेज किधर दी हुई है, नीचे बेस लाइन पे एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज है और वाई एक्सिस के ऊपर एज ग्रुप दिया गया है। सबसे पहले तो परसेंटेज हमने देखनी है मेल और फीमेल की, कि कितने मेल थे कितनी फ़ीमेल्स थी, और ये एज वाइज गिवन है। यानी सबसे पहली लाइन अगर आप देखें नीचे जो ब्लू और रेड हुई है 0.0 से 4 तक, यानी 0 से 4 एज के मेल और फीमेल कितने थे, 6.5% मेल थे। और फीमेल वाले साइड रेड साइड को देखें तो वहाँ क्या लिखा है 6.2, यानी फ़ीमेल कम थी और मेल ज़्यादा थे। किस एज के, 0 से 4 साल के, ठीक है। और 0 यहाँ से मतलब क्या है, 0 से मतलब ये है कि वो बच्चे जो 1 साल से कम एज के हैं। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं हम, वो बच्चे जो 5 से 9 साल के हैं, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल, इनकी परसेंटेज देखेंगे
मेल हैं 6.3 और फीमेल कितनी है 6.0, मतलब ये कि यहाँ पे भी फ़ीमेल कम है। फिर इसके बाद 10 से 14 का देखेंगे, मेल कितने हैं 6.0 और फीमेल 5.7, यहाँ पे भी फ़ीमेल कम और मेल ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता देखें इसका साइज़ कम होता जा रहा है, यानी मेल कम होते जा रहे हैं और फीमेल बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि पीछे हमने कंपैरिजन में भी देखा था। और ये पिरामिड ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम जो एज थी वो 85 से 89 ईयर के दरमियान थी, इससे ऊपर लोगों की एज नहीं गई, यानी उस एज के लोग बहुत ही कम रेयर हैं। मैक्सिमम लोगों की एज जो है वो 90 तक जाती है और एवरेज अगर देखा जाए तो वो हमने पीछे डिस्कस किया 67 ईयर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के ट्रेंड्स कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो कर रहा है, किस एज के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ से 14 से 60 ईयर के अगर लोग देखा जाए तो वो लार्ज ग्रुप है। 14 से 60 ईयर कौन सा ग्रुप है, जो कि हमारी लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले हैं। तो जो काम करने वाले लोग हैं वही गवर्नमेंट का सरमाया है, वही गवर्नमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को डेवलप करके एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट को बेटर प्लानिंग करनी है कि कैसे उनको हमने एजुकेट करना है, टेक्निकल नॉलेज देनी है उनको, उनके लिए हमने प्राइम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी हर तरह की उनके लिए हमने एजुकेशन का बंदोबस्त करना है, उनको स्किल सिखानी है। स्किल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज ही हम दें उनको, हमने उनको स्किल्स सिखानी है, नॉलेज भी देना है और नॉलेज का उनके ऊपर इम्पेक्ट भी हो जिसको वो वैल्यू भी करें, और फिर उनको कुछ हुनर भी सिखाना है। और ये कितना परसेंटेज है 14 से 16 ईयर के जो लोग हैं वो 44% हैं, यानी सबसे जो मेजर पोर्शन है वो हमारा इन्हीं लोगों का है जो कि हमारी लेबर फोर्स है। फिर इस प्राइमरी सेक्टर में देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग वगैरह, ये जो काम करने वाला तबका है यहाँ पे 25% जॉब्स हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, ऐसे यूज़ करने हैं कि अभी हम लोग भी यूज़ कर लें और बाद में आने वाली जनरेशन के लिए भी ये कम ना पड़े। फिर 25% सेकेंडरी हमारे पास सेक्टर है। इसमें कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर वो है जो बेसिक है, जो बेसिक आपकी उसके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, वो है एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर से पैदा होने वाली चीज़ों को यूटिलाइज़ करके मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसा कि कॉटन से कपड़े बनाएंगे, टेक्सटाइल बनेगी, बाकी इंडस्ट्रीज़ जो काम अपनी प्रोडक्शन देंगी जैसे सीमेंट है, शुगर है और बहुत सारी। तो ये इनका तीसरा हिस्सा है 37%। तीसरे हिस्से को टर्शरी सेक्टर बोलेंगे। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो कि प्राइमरी की बेस पे चलेगा, और फिर टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, जो उनसे बनी हुई चीज़ों को फ़रोख्त करेगा और सर्विसेज भी देंगे, जो बैंक में या इंश्योरेंस, हेल्थ केयर की सारी सर्विसेज, ये हमारे टर्शरी लेवल में आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर हैं। तो ज़रूरत किस बात की है कि जो लेबर फोर्स है, प्राइमरी सेक्टर जो है, जो बेसिक है हमारा, उसको हम मैक्सिमाइज़ करें, उसको हम स्किलफुल बनाएं, मैक्सिमम उनको एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें हेल्थ के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, और इस तरह के हम उनको एजुकेट करें कि वो तीनों वो जो हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रीन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह, वो उनको अच्छी तरह से जानें और उन पे अमल करें। और अबाव 60% जो है वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड ये है कि उनको हेल्थ केयर दी जाए, बेटर फूड फैसिलिटीज़ दी जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। और इस सब के लिए गवर्नमेंट और NGOs अहम किरदार अदा करती हैं कि वो लोगों को क्वालिफाई करें और यंग जनरेशन को अपने मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेट करें, उस शोबे में लेके जाएं जो कि शोबा मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी मुल्क के अंदर हुकूमत का इस्तेहकाम होना, यानी एक गवर्नमेंट जो सिलेक्ट हुई है उसको 5 साल पूरे करने देना, और उस गवर्नमेंट का अमन के साथ स्टेबिलिटी लाते हुए, इस्तेहकाम लाते हुए मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट शुरू करे उनको वो कंप्लीट करे, जॉबलेसनेस की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम करे, मतलब लोगों को वो प्रोफेशन दे, जॉब्स दे और उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, जैसा कि CPEC के ज़रिए हो रही हैं।
इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे और माइग्रेशन को कम से कम करे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ पॉपुलेशन पिरामिड का। और हमने ये ट्रेंड्स भी देख लिए कि प्राइमरी हमारा फोकस किधर है, एग्रीकल्चर की तरफ, सेकेंडरी किधर है जो इंडस्ट्री उससे चीज़ें बनाती है, और टर्शरी किधर है जो कि सर्विसेज देगा। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखना है, क्लासिफिकेशन करनी है पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब ये है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है। ये हम ग्रोथ बता सकते हैं नंबर्स के अंदर, कि हम ये कह सकते हैं कि पहले हमारी आबादी 20 करोड़ थी, अभी 24 करोड़ हो चुकी है। ये नंबर्स में बता दिया, या इसे परसेंटेज बता देंगे कि इतनी परसेंट 2.5% बढ़ रही है, या 2.4% पहले थी। तो ये परसेंटेज में हम ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर नंबर्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ये बताएगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये हमने इधर बताना है। और ये ग्रोथ कैसे पता चलेगी, 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम को हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम 2017 को भी मद्देनज़र में रखेंगे और 2023 को भी, तो इनके जो फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनके कंपैरिजन से हम देखेंगे कि ग्रोथ किस वे में जा रही है, पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन अ एरिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम देखेंगे कि 2017 की बात कर रहे हैं या 2023 की। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम देखेंगे कि वहाँ पे आबादी कितनी थी, कम हुई, ज़्यादा हुई, और ज़्यादा करने वाले अवामिल क्यों हुई। क्यों का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऐसे अवामिल होंगे, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स होंगे, वहाँ पे इंडस प्लेन, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, इंडस प्लेन के एरियाज़ हैं, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, या ऐसे इलाके जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसके दाएं बाएं, वो पंजाब में है ना, तो उसके दाएं बाएं हमारी आबादी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्यों हो रही है, वाई का आंसर क्या होगा कि इंडस प्लेन है, वहाँ पे उन्हें पानी अवेलेबल है, ठीक है, उनको मवेशियों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं उनके पास, उन्हें इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर पानी अवेलेबल है, बेटर हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए इन इलाकों में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। ये तो आंसर हो गया क्यों। कैसे हुई, एक तो 2 तरीके हैं। एक तो वो जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनकी आबादी बढ़ी, दूसरी आबादी कैसे बढ़ी, माइग्रेशन के ज़रिए। वो लोग जो पहले गांव में थे, जब वो माइग्रेट होकर शहरों में आए तो भी आबादी बढ़ी। और वो माइग्रेशन क्यों करके आए, अच्छे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए। यानी अगर किसी कंट्री के अंदर भी आबादी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है। जैसे कि कराची के अंदर अगर आबादी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो इंडस्ट्रियल सिटी है। इसी तरह जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि UAE है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, तो फिर हमारी आबादी या उन इलाकों की आबादी बढ़ती है। तो कैसे का आंसर हुई, एक तो वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे, दूसरा वहाँ पे लोग माइग्रेट होके आ गए, माइग्रेशन की हुई लोगों की। जैसे कि माइग्रेशन क्यों हुई उसकी भी रीज़न बता दी, अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इन्हीं वजूहात की वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ये 2 हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। आबादी बढ़ने की ख़ास वजह बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना है, यानी ये मेन वजह है आबादी की बढ़ने की। डेथ रेट क्यों कम हुआ, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं लोगों के पास, उनको सैनिटेशन की अवेयरनेस है, उनको अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा पानी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें डेथ रेट को कम करती हैं। और तीसरा फैक्टर क्या था, माइग्रेशन। तो जो अभी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। मॉडल यानी ये जो मॉडल है ये आपको क्या शो कर रहा है कि कैसे आबादी के अंदर चेंज आया और कितनी स्टेजेस थी इसकी। यहाँ पे तो 5 स्टेजेस है ना, लेकिन अगर मेन स्टेजेस देखी जाएँ तो 3 स्टेजेस बनती हैं। मेन हैं तो 5 अगर यहाँ पे, लेकिन अगर मेन देखें तो पहली स्टेज में देखें बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। क्यों हाई था, ये पहली स्टेज थी।
इसलिए हाई था क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। वहाँ पे पहले दौर में एग्रीकल्चरल कंट्री था, तो लोगों को ज़राअत के लिए, ज़्यादा लोगों के काम करने के लिए उन्हें बड़ी फैमिली चाहिए थी। और कुछ फैक्टर्स हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। तो वो तमाम फैक्टर्स हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की वजह से यहाँ पे ये पहला था, ये पहली स्टेज थी किस चीज़ की। नीचे टाइम गिवन है और ऊपर जो वाई एक्सिस की तरफ है वो बर्थ रेट और डेथ रेट को इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है और डेथ रेट से आबादी कम भी हो रही है और एक तरफ से आबादी बढ़ भी रही है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे क्या है, हाई फ्लक्चुएशन है, एक चीज़ बहुत बढ़ रही है और एक चीज़ बहुत ही कम हो रही है। दूसरी स्टेज को अगर देखा जाए, दूसरी स्टेज से मुराद मेरा वो एरिया है इस मॉडल का जो कि लाइनिंग जहाँ हुई हुई है वो सारा, इस सारे को अगर देखा जाए जो कि स्टेज 2 से शुरू होगा और 4 तक ख़त्म हो रहा है ना, इस सारे एरिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएशन कैसी है। यहाँ पे वो पहले बर्थ रेट बढ़ रहा था, फिर भी बढ़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता आके ये स्टेज 3 पे जाके ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। और डेथ रेट देखें, पहले स्टेबल था और डेथ रेट फिर स्टेज 2 से कम होना शुरू हो गया, फ़ौरन से कम क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को वही सारी फैसिलिटीज़ मिली जो हमने डिस्कस किए फैक्टर्स पीछे। तो बर्थ रेट तो बढ़ता रहा, तीसरी स्टेज पे जाके ये ख़त्म हुआ ना, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। लेकिन डेथ रेट अचानक से कम हो गया। जब डेथ रेट कम हो गया और आबादी बढ़ती भी रही तो फिर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बर्थ रेट हायर है, डेथ रेट कम है। और बर्थ रेट में से डेथ रेट यानी कितने लोग फौत हुए एक ख़ास पीरियड के दौरान, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेचुरल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है ये हमें बताएगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन के अंदर। फिर तीसरा फैक्टर देखा, अगर इसका तीसरी स्टेज देखी जाए जो कि बिल्कुल एंड पे है 5 स्टेज के ऊपर, वहाँ पे देखें ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन ना पैरेलल चल रही हैं, यानी यहाँ पे लो फ्लक्चुएशन है, दरमियान में फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, एंड पे क्या है फ्लक्चुएशन बहुत ही लो हो गई है। यहाँ पे दोनों पैरेलल चल रही हैं, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट एक जैसे ही बढ़ रहे हैं और एक जैसे ही कम हो रहे हैं, एक ही स्पीड के साथ। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ये हमें ये बताता है कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किन किन फेजेस से गुज़र कर अभी तक आबादी की कितनी चल रही है, कि आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या पोजीशन है, क्या एक पिक्चर व्यू है वो आपको बताएगा कि हाई थी अगर डेथ रेट और बर्थ रेट तो वो क्यों कम हुआ। पहले इलिटरेसी थी, फिर प्रोग्रेस आ गई, अर्बनाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू होगी, उन्हें बेटर मेडिसन, बेटर फूड, बेटर माहौल मिलना शुरू हो गया। तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी लोग शहरों की तरफ मूव करना शुरू हो गए। प्रोग्रेस की वजह से ये जो डेथ रेट था ये कम हुआ। ये जो मॉडल डेथ रेट की लाइन है ना, इसको देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ। तो दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा ना वो बताएगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ, नेचुरल इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन के अंदर। फोर्थ स्टेज में देखें अगर आप, तो ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, ना इसमें इजाफ़ा हो रहा है ना कमी। मतलब ये कि अगर इजाफ़ा 10 लोगों का हो रहा है तो इतने ही लोगों की डेथ भी तो हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल हैं, इक्वल चल रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की तरफ अगर जाकर देखें तो यहाँ पे ग्रेजुअली लो हो रहा है। ग्रेजुअली लो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, आइडियल उनको प्लेसमेंट मिल गई है जॉब के लिहाज से। तो जिन कंट्रीज़ के अंदर, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इनके लिहाज से अगर देखा जाए कि कौन सा कंट्री किस जगह पे लाई करता है, अगर ये देखा जाए कि कौन सा कंट्री किधर आता है, तो USA, यूरोपियन कंट्रीज़, ब्राज़ील वगैरह ये सारे किधर आएंगे, फिफ्थ स्टेज के ऊपर, इधर इस तरफ ये आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, दोनों कम है। किस वजह से कम है, क्योंकि लोगों को नो हाउ है और अब वो लिटरेट हो चुके हैं, अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे कंट्रोल है, फैमिली कंट्रोल। फिर इसके लिहाज से टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ हासिल हैं, उन्हें अवेयरनेस है, तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ आएंगे।
फिफ्थ स्टेज में देखें तो ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ही रिलेटिवली लो हैं, और वजह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो ये जो डिक्लाइन आया है इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि लोगों की उम्रें बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं? तमाम फैक्टर्स, जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, सोशल हो चुके हैं, लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं इजीली, सब कुछ उन्हें अवेलेबल है। फोर्थ क्वेश्चन में सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जितनी भी है वो इन तमाम रिसोर्सेज को जिनको हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ यूज़ ना करें बल्कि उनको कंज़र्व भी करें फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी हमने तमाम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं, चाहे वो ऑयल है, पेट्रोल है, वाटर है, जो भी है हमारे पास, लाइट है, ये तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, उनको हमने यूज़ करना है और उनको कंज़र्व भी करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब है सस्टेनेबल, ड्यूरेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबल, पायदार। यानी ऐसे हमने यूज़ करना है कि हम यूज़ करें तो वो ख़त्म ना हो जाए, कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हमने उनको महफूज करना है। तो ये तभी होगा जब हम उनको वाइजली यूज़ करें। तो सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये है कि तमाम रिसोर्सेज को पॉपुलेशन यूज़ करे, लेकिन ऐसे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कम ना पड़े। तो ये तभी होगा जब हम 3 Rs के असूल पर अमल करें, जो आप साइंस में पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग, यानी जितने भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको रिड्यूस करें, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो दिन की रोशनी में आप सूरज की रोशनी को यूज़ करें, सूरज की रोशनी में काम करें। रिसाइकलिंग, यानी प्लास्टिक की चीज़ें दोबारा से आप इनको यूज़ करें। और फिर रीयूजिंग, ऐसी चीज़ें करें, आप अपने यूज़ में लाएं जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। प्लास्टिक बैग्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कपड़े का बना हुआ थैला यूज़ कर लें, या ऐसी चीज़ें हों जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल में ला सकें। तो इन तीनों प्रिंसिपल पर जब हम अमल करेंगे तो ही सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। सस्टेनेबल के लिए इन तीनों प्रिंसिपल पर अमल करना ज़रूरी है। रिड्यूसिंग, यानी जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, वाटर है, लाइट है, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ यूज़ करें, यूज़ करना है वाइजली, और कंज़र्व भी करना है आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा रिड्यूस। रिसाइकलिंग भी करनी है और रीयूजिंग भी करनी है, तो तभी हमारी सस्टेनेबल पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉसिबल होगी। सस्टेनेबल की डेफिनेशन क्लियर हुई कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अनस्टेबल है, यानी यहाँ पे तरक्की के जितने भी मंसूबे बनाए गए थे वो सारे पूरे नहीं हुए। जितनी पॉपुलेशन डिमांड कर रही है वैसी तरक्की नहीं ला सके। तो इसलिए हमारे, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए जा रहे, रिसोर्सेज मतलब चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मशीनरी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हों, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें अवेलेबल हैं, इसमें वाटर है, सॉइल है, ये सब कुछ, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ, रिवर्स। तो इन रिसोर्सेज को अगर हम वाइजली यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, एजुकेशन को, तो ही हम एक स्टेबल इकॉनमी में अपने कंट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों करना है? क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है, तो हमने क्या करना है? रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, महफूज करना है। कैसे करेंगे? जितने भी हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, यानी छोटे पैमाने पे जो काश्तकारी की जा रही है, उसके बजाय हमने कैश क्रॉप्स को करना है, और वो मिलकर करें, ताकि छोटे छोटे जो पैचेस हैं ज़मीन के, उसके बजाय एक बड़े पैच को अगर हम यूटिलाइज़ कर लें, सारे मिल के उसी को शेयर करके, तो उस तरह हम करेंगे। सेकंड ये कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो भी जदीद तरीके यूज़ करें, मैगनाइजेशन लाए, एग्रीकल्चर के अंदर कैश क्रॉप फार्मिंग लाई जाए। इससे यील्ड होगी ज़्यादा क्रॉप्स की, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। फिर इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे गवर्नमेंट। जब इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व भी करेंगे, ध्यान से यूज़ करेंगे, तो हमारी सस्टेनेबल पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉसिबल है।
इन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट भी करे और हम लोग इंडिविजुअली अगर इनको बचा के रखें, ध्यान से इस्तेमाल करें, तो फिर हम भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? स्किल बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दें, ऐसी एजुकेशन दें जो कि उनको ज़िंदगी के अंदर एडजस्टमेंट करने में मदद दे, ना कि आउटडेटेड। अगर हम उन्हें पुराने ज़माने के रस्मों रिवाज असूलों के बारे में ही सिर्फ बताते रहेंगे, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं देंगे, तो फिर हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकेंगे। तो स्किल बेस्ड यानी हुनर भी सिखाना है लोगों को, ऐसी एजुकेशन देनी है कि लोग स्किलफुल हों और क्वालिटी एजुकेशन दें। अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स हों, अच्छी हमारी बुक्स हैं जो कि अभी यूज़ हो रही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के ज़रिए हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, यानी कंसेप्ट क्लियर करके उनको सिखा के। इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन को हम फ्री और कंपलसरी करेंगे तो ही सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। सेकंड ये कि टेक्निकल नॉलेज लोगों को देंगे, जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर की फ़ील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की कोई भी फ़ील्ड हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को अगर एजुकेट करें तो सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पॉसिबल है। इसके बाद जितने भी लेबर्स हैं वो स्किलफुल हों, यानी ना सिर्फ पढ़े लिखे हों, उनके पास महारत भी हो, कोई ना कोई हुनर भी हो। थर्ड ये कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। जितनी हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ बेटर वे में हो सकेगी। इससे क्या होगा? इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। जो काम कर रहे हैं किसी भी शोबे में, वहाँ पे भी अगर क्वालिटी वर्क दें, अपना बेस्ट प्रोड्यूस करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे डिमांड हमारी पॉपुलेशन की भी पूरी होंगी और कंट्री एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इस सिलसिले में एनजीओज़ का रोल बहुत ज़रूरी है कि एनजीओज़ काम करें और गवर्नमेंट के साथ मिल के हम लोग ख़ुद भी काम करें। हर बंदा अपने लेवल पे काम करेगा तो ही सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पॉसिबल होगी। सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये है कि रिसोर्सेज को ध्यान से कंज़र्व भी करना है और यूज़ भी करना है कि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी ये काम आ सकें। तो पाकिस्तान के पास बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। नेचुरल मतलब सॉइल है, वाटर है, रिवर्स हैं, माउंटेंस हैं, बेशुमार हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि इंसानों को, अपनी पॉपुलेशन को हम हर तरह की जो ज़रूरी मालूमात हैं, जो स्किल्स हैं, जितनी भी काम हैं, हुनर हैं, वो सिखाएं, ताकि इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज़ जितने भी हैं उनको हम एक वाइजली वे में सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। तभी हमारी मुल्क इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ पर, प्रॉब्लम्स पर काबू पाएगा और सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव होगी। फोर्थ क्वेश्चन में हमने अर्बनाइजेशन देखना है, मतलब गांव से लोगों का शहरों की तरफ आना, चाहे वो टाउन में आए या सिटी लाइफ की तरफ आना। और सिटीज़ हमारे लार्ज पॉपुलेशन रखते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बजाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी तौर पर। प्राइमरी मतलब बेसिकली लोग मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में काम करते हैं, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और वो तमाम सर्विसेज इसमें ट्रेड, कॉमर्स वगैरह शामिल हैं। हाई पेड जॉब्स हैं जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो अर्बनाइजेशन का ये था कि पहले हम प्रॉब्लम्स बताएंगे, प्रॉब्लम्स उतनी ही लिखेंगे जितनी कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, वही उतना ही करेंगे। फिर उसके बाद मेन सलूशन देंगे उन प्रॉब्लम्स का। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि लैक ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो अकोमोडेशन का मसला है, उनके रिहाइश का मसला होता है, उन्हें लिविंग कंडीशंस उस तरह नहीं मिलती जैसी वो शहरों के अंदर गाँव के अंदर खुली फ़िज़ा मिलती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं कि लैंड पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन होती है, तो उस इशू को भी सॉल्व करना है। डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है, जिससे क्या होता है हर तरह के मसले मसाइल हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम मसले इस वजह से पैदा होते हैं। इंक्रीज़ इन क्राइम रेट भी हो जाता है, ये हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, शॉर्ट में सुने। सॉल्यूशन सिर्फ देखेंगे कि जितने भी मसाइल हैं, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है, बेटर रोड्स के ज़रिए, ओवर हेड ब्रिजेज़, फ्लाईओवर बना के, और ताकि डिस्टेंस कम हो, टाइम कम से कम यूज़ होगा तो इफ़िशेंट
लोग हो जाएंगे, टाइम के लिहाज से एनर्जी बचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा होगा। मेट्रो सर्विस है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ये फुल करना है, ये वाला 6 शॉर्ट फुल करना है। शॉर्ट के अंदर तो हमने शॉर्ट किया था, लॉन्ग के अंदर फुल करेंगे। फिर इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करना है, जो किया भी जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, नंबरिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है लोगों को कि कैसे कंज़र्व भी करना है इलेक्ट्रिसिटी को, गैस को, पानी को। ये सिर्फ सुनना नहीं है, इस पे अमल भी करना है। फिर अर्बन रूरल जो माइग्रेशन हो रही है, हमने उसको ऐसे कम करना है कि वहाँ गांव के अंदर भी ऐसी फैसिलिटीज़ देनी है कि क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे लोगों को अवेलेबल हो, तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, ताकि लोग शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा माइग्रेट ना करें, माइग्रेशन करके ना आए। हाउसिंग स्कीम्स लानी, अगर लोग आ रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहे, फैसिलिटीज़ देने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो शहरों की तरफ मूव करने के लिए मजबूर होते हैं। तो उसके लिए हमें बेहतर हाउसिंग स्कीम्स लानी है, पब्लिक और प्राइवेट के पार्टनरशिप के लिहाज से। जैसे कि DHA फेजेस स्टार्ट हुए हैं, बहरिया के कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हाउसिंग स्कीम्स लाएं और ऐसी स्कीम्स लाई जाएं जो कि कम से कम लोगों के जितने भी रिसोर्सेज हैं कम से कम यूज़ करते हुए वो उसके लिहाज से एडजस्ट कर सकें। और लास्ट पेज पे जो ग्लोसरी दी हुई है उसको सब बच्चे अच्छी तरह देखें, उसमें डेफिनेशंस हैं, 2-4 डेफिनेशंस यहाँ से आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा सारी ग्लोसरी को। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतनी लंबी वीडियो के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, अपने घर के काम छोड़ के ये करना पड़ता है, तो एक लाइक करने से मेरा ख्याल है आपका कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए।